सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में हम लोग यूनिट 7 हिंदी कहानी से जो है पूरे 21 कहानियाँ जो आप सभी के सिलेबस में लगे हुए हैं, उन 21 कहानियों के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आज की क्लास में जानेंगे। जैसा कि कहानी संग्रह यानी कौन सी कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, प्रकाशन वर्ष क्या है उसका, लेखक या लेखिका कौन है, गौड़ पात्र कौन है, मुख्य पात्र कौन है, कहानी में आए स्थान का नाम क्या है, विषय वस्तु क्या है, तमाम बातों को जो हम जानेंगे जो आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। 21 कहानियों को आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा पूरे डिटेल में। अब जो है रिवीजन का टाइम है, तो अब इतना टाइम नहीं है कि पूरी 21 कहानियों को हम डिटेल में पढ़ें, है ना। तो इसलिए जो है ये क्लास में आप लोग सभी के लिए लेकर आई हूँ कि 21 कहानियों को आप लोग कैसे रिवीजन करें, जो आपकी परीक्षा में अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो वो गलत ना हो, है ना। यहाँ से जो है 4 से 5 प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है पूरे क्लास में बने रहिएगा और पूरे क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। पूरे 21 कहानियाँ जो है आप सभी का रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से, एक तरह से शॉर्ट नोट समझिए ये, ठीक है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका हैं बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। इसका जो प्रकाशन है वो सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में निबंध के रूप में हुआ था, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सी कहानी है जो निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। शैली क्या है, तो ये जो कहानी है वो पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं, है ना। भवदेव पांडे जो है चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है इसे पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो इस कहानी के भीतर जो आए विषय हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है पक्षपात, ज्ञान विज्ञान, कलकत्ता की बात, चिकित्सा, वाहन यानी चप्पल, बिजली, एकता का सूत्र, तंत्र विज्ञान, परिवर्तन, कानून आदि, ठीक है। ये कहानी के भीतर जो है आए विषय हैं, तो यहाँ से भी देकर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला पॉइंट है यहाँ पे उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है इस कहानी में। किस कहानी में? चंद्रदेव से मेरी बातें। नेक्स्ट पॉइंट है यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग किया गया है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग, रंग भेद एवं पक्षपात का चित्रण है इस कहानी में। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता का प्रश्न चिन्ह है। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कथन में देकर ये प्रश्न पूछा जा सकता है और मैंने भी प्रैक्टिस कराया है कहानी से, तो मैंने भी प्रश्न बनाए हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा वर्ग की काट के पुतलों से तुलना किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इनके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ से ये कथन भी देकर पूछा जा सकता है कि ये कथन जो है किस कहानी से है, ठीक है। तो आप लोग इस महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग किया गया है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि इस कहानी में जो है पात्र कौन है, तो इस कहानी में दो ही पात्र हैं, लेखिका और चंद्रदेव, दो ही पात्र हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी कहानी पे। दूसरी कहानी देखेंगे दुलाई वाली, ये भी बंग महिला का ही है, दुलाई वाली, ठीक है। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी, ये भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी, ठीक है। प्रकाशन वर्ष 1907 और किस पत्रिका में, तो सरस्वती पत्रिका में। कुंभ में छोटी बहू भी इनकी कहानी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1906, भाई बहन 1908, दलिया 1909, हृदय परीक्षा प्रमुख कहानियां हैं बंग महिला के, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कुंभ की छोटी बहू, भाई बहन, दलिया
और परीक्षा, हृदय परीक्षा, ठीक है, ये सभी कहानियों को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, दुलाई वाली कहानी में एक मध्यवर्गीय परिवार की साधारण सी घटना को लेकर कथानक का निर्माण किया गया है तथा इसके केंद्र में काशी से लेकर इलाहाबाद तक की रेल यात्रा तथा उससे जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है इस कहानी से संबंधित, है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और मैं थोड़ा फास्ट ही चलूँगी क्योंकि 21 कहानियाँ हैं, तो मैं नहीं चाहती कि क्लास ज़्यादा लंबी हो, ठीक है। बस रिवीजन के तौर पे मैं ये आप लोगों को करा रही हूँ ताकि 21 कहानियाँ आप लोगों को जो है व्यवस्थित ढंग से एक जगह आपको मिल जाए, ताकि आपको बुक का पेज पलटने की ज़रूरत ना पड़े। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी, आप लोग अपने पास रखिएगा और एक बार जो है सरसरी नज़र से आप लोग जब भी टाइम मिले एक बार रिविज़न करते रहिएगा। आगे देखेंगे, बंग महिला का जन्म जो है 1882 ईस्वी में। पूरा नाम इनका है राजेंद्र बाला घोष। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख मानी जाती हैं। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था, ठीक है। बंग महिला की जो पुस्तक है कुसुम संग्रह, इसका संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया था। अब महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इस कहानी में नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरल कहानी है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। काशी और बनारस के लोगों पे के जीवन पर जो है प्रकाश डाला गया है इस कहानी में। नेक्स्ट पॉइंट है, बनारसी शौक और बोली का समावेश है। बनारसी शौक और बोली का समावेश है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का विवरण है। अगला पॉइंट है, दो मित्र के हंसी मजाक एवं व्यवहार का चित्रण है। नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो काबिल होते हैं, ठीक है। रिश्ते में तो भाई हैं लेकिन अपने आप से जो है दोस्त ज़्यादा मानते हैं, है ना। दुलाई वाली कहानी में वंशीधर, नवल किशोर और वंशीधर। अब देख लेते हैं पात्र। मुख्य पात्र है वंशीधर, जानकी के पति हैं, नवल किशोर के मित्र हैं। नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह है इनके अंदर। नवल किशोर है जो है वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं, विनोद प्रिय हैं, खूब हंसी मजाक करने वाले इंसान हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे देखेंगे, कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजते हैं कि उन्हें ट्रेन में वो मिले और कट्टर स्वदेशी हैं। कट्टर स्वदेशी कौन है? तो नवल किशोर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग रिवीजन कर, कितना भी आप लोग कहानी को, उपन्यास को, नाटक को आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ना तो एक एक पॉइंट को वो भूल जाता है। अब यहाँ पे अगर पूछ देता है कि इनमें से कौन सा पात्र जो है कट्टर स्वदेशी नहीं है, तो आप लोग कई स्टूडेंट जो है वंशीधर भी लगा सकते हैं, है ना, नवल किशोर भी लगा सकते हैं, तो कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जानकी। वंशीधर की पत्नी है जानकी। उन्हें नवल किशोर की हंसी मजाक जो है पसंद नहीं है। किसको? जानकी को। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह या कोई उनमें बुराइयां नहीं दिखती हैं, जलती नहीं है, कोई ऐसी देश की भावना नहीं है, लेकिन ज़्यादा वो हंसी मजाक करते हैं, तो इसलिए जो है ये नवल किशोर को थोड़ा पसंद नहीं करते उनके हंसी मजाक को, ठीक है। पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इनमें विद्यमान थे, जैसे कि हर लड़की में होता है। अब देखें गौड़ पात्र कौन कौन है। गौड़ पात्र नवल किशोर हैं, नवल किशोर की बहू हैं जो जिसको लेके वो चलते हैं, सीता हैं, कहारिन हैं। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। नवल किशोर की बहू, सीता और कहारिन, तीनों जो है गौड़ पात्र हैं। सीता जानकी देवी की बहन है, ठीक है। जानकी के मायके में नौकरानी है कौन? कहारिन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री बैठी हैं वहाँ पे, और कहानी में स्थानों का नाम, कहानी में जो है स्थानों का नाम कौन कौन सा आया यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई, ठीक है। कहानी में स्थानों के नाम कौन कौन से हैं? दशाश्वमेध घाट है, गदौलिया बनारस कलकत्ता, मुगल सराय है इलाहाबाद, ठीक है। ये चारों आप लोग इस कहानी में जो स्थानों के नाम हैं चारों का नाम याद रखिएगा, दशाश्वमेध घाट, गदौलिया, मुगल सराय और इलाहाबाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। दुलाई अर्थात एक प्रकार का चादर। दुलाई का क्या अर्थ है?
एक प्रकार का चादर या चुनरी बोल सकते हैं, जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात यथार्थ चित्रण, पत्रानुकूलन भाषा और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, बनारसी बोली के संवाद, ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास बढ़ा देती है। यानी बनारस की जो बोली है वो भाषा जो है इसमें आई है। थोड़ा सा यहाँ पे कथन मुझे महत्वपूर्ण लगा तो कथन को भी मैंने लिया है, देख लेते हैं। नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए, देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी में ही। ठीक है, तो ये जो है कथन को आप लोग याद रखिएगा। एक मिनट, ठीक है, चलिए दूसरा कथन है यहाँ पे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यह जो है लेखिका लिखती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब ये देखिए उनकी भाषा में जो यहाँ पे ये कथन दिया गया है। पहली ऊ मेहरुआ बड़ी उज्जवल रहला, भला केहू के चिल्लाए से रेलियो कहू खड़ी होला, है ना। तो ये कथन दिया जा सकता है। ऐसे उटपटांग जो कथन आते हैं ना कहानी में चाहे उपन्यास में, तो वो ज़रूर पूछा जाता है। तो ये थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, दुलाई वाली कहानी से है। अगला देखेंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, बाबूजी कुछ हमरो साझा, बाबूजी कुछ हमरो साझा। ठीक है, तो ये भी कथन आप लोग याद रखेंगे क्योंकि जल्दी पहचान में नहीं आएगा किस कहानी से है ये। वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। खैर इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देंगे। यहाँ पे देखेंगे। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई के मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अगला देखेंगे। दुलाई की विषाद की कहानी। ये सब छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट था मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको रहने दीजिए। तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे कहानीकार हैं। इस कहानी के पृष्ठभूमि क्या है इस कहानी की देखेंगे। यह कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। ठीक है, देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है या आदर्शवादी कहानी है। ठीक है, माना नहीं गया इसको, लेकिन देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा जो यह सहमति बनाई गई कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ठीक है, यह आदर्शवादी कहानी है। ठीक है, अगले देखेंगे विषय क्या है इसका, इस कहानी का। तो बहुत छोटी सी कहानी है ये, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। विषय है जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की ज़मीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी की कथा है। पात्र कौन कौन हैं? मुख्य पात्र हैं बुजुर्ग विधवा, जमींदार। मुख्य पात्र हैं बुजुर्ग विधवा और जमींदार। ठीक है ना, बुजुर्ग विधवा जो है अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। जमींदार जो है दम्भी व्यक्तित्व का है, बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना। गौड़ पात्र देखेंगे। गौड़ पात्र है बुजुर्ग की जो पोती है वो है, और जमींदार का जो वकील है वो है। विशेष क्या है इसमें देखेंगे। विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा को दिखाया गया है। शोषण का चित्रण है इस कहानी में। कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टोकरी भर मिट्टी कहानी की जो मूल संवेदना क्या है, हृदय परिवर्तन है। आगे देखेंगे। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश बताया गया है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन भी होता है। लचर कानून व्यवस्था का जिक्र है। मानवता का संदेश भी मिलता है इसमें, इस कहानी से। और नेक्स्ट पॉइंट है जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग भेद, गरीब यानी बुजुर्ग महिला, अमीर यानी जमींदार का वर्णन है इसमें। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवाद है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ उसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा।
ठीक है, या तो कहीं शॉर्ट नोट्स आप लाए हैं तो उसमें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। खैर नोट करने का झंझट नहीं है ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। कहानी का केंद्रीय तत्व क्या है? आदर्शवाद है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है राही कहानी, चौथी कहानी कौन सी है? राही कहानी, जिसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये कथन मुक्ति बोध का है। ठीक है ना, ये कथन जो है मुक्ति बोध का है सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए। तो ये कथन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी अंतिम कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है ना, यानी जो सीधे साधे जो चित्र है उस कहानी में जो है ये राही कहानी संकलित है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सीधे साधे चित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1947। इसमें कौन कौन सी कहानियाँ संकलित है एक बार देख लेते हैं। रूपा, कैलासी नानी, बियाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींगवाला और राही, तांगेवाला, गुलाब सिंह। ठीक है, ठीक है ना। टोटल 12 कहानियाँ जो है संकलित हैं सीधे साधे चित्र में। आगे देखेंगे विशेषता इसकी। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा अनीता पात्र है राही कहानी की। ठीक है, तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है राही कहानी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जेल का परिवेश है। पात्र कौन है इसमें? मुख्य पात्र जो है राही है और अनीता है। ठीक है, राही जो है मंगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है और चोरी के आरोप में जो है राही को जेल भेज दिया जाता है। अनीता देखेंगे, अनीता जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। गौड़ पात्र कौन है? राही का पति है और उसका बच्चा। ठीक है, राही का पति जिसे पुलिस मारते मारते जो है उसको मार ही देते हैं, और बच्चा राही का जो है बेटा है जिसके लिए अनाज की चोरी करती है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राही जो है किसके लिए अनाज की चोरी करती है? तो अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसके बेटे को जो है भूख लगी रहती है। ठीक है, आगे देखेंगे विशेष क्या है इसमें। संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी मंगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है इस कहानी में। स्त्री वेदना की झलक है इस कहानी में। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य किया गया है। ठीक है ना, राही कहानी में राष्ट्रभक्ति का चित्रण तथा सत्ता भक्ति का पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है। गरीबी की समस्या का चित्रण है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा का चित्रण है। राही 5 से 6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि राही जो है कितने सेर अनाज की चोरी करती है? तो 5 से 6 सेर। यहाँ पे लिखा है 5 से 6 सेर कि 5 सेर अगर ऑप्शन में आए 5 से 6, 4 से 5, 6 से 7 ऐसे, तो 5 से 6 सही होगा। अगर 4, 5, 7, 8 ऐसे आए तो 5 सेर। ठीक है ना, ऐसे सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राही को 1 साल की सज़ा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य भी किया गया है। अब हम आते हैं 5वीं कहानी, ईदगाह कहानी, जिसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना, ईदगाह कहानी जो है किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो चांद। इसको आप रिलेट भी कर सकते हैं। ईदगाह यानी मुसलमान लोगों की जो ईद आता है ईदगाह, वो चांद देखकर जो है, चांद आता है ना तो उसको देखकर ही तो ईद मनाते हैं, वो खोलते हैं रोज़ा वगैरह अपना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। तो कभी भूलेगा नहीं कि चांद पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी कहानी। विशेष क्या है इस कहानी का देखेंगे।
बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह कहानी जो है शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हादिम नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में जिस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना होता है। आगे देखेंगे पात्र को। इसमें मैं आप लोगों को समझा नहीं रही हूँ पूरी कहानी को, जबकि मैंने सारी कहानी पढ़ी हुई। अब मैं एक एक कहानी को अगर बताने बैठ गई तब तो 2-3 घंटे क्लास लग जाएंगे, है ना। बस ये रिवीजन के तौर पे महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा तो ये महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ के भी आप लोग आधी कहानी तो वैसे ही याद आ जाएगी, है ना। चलिए मुख्य पात्र देखेंगे। हादिम है मुख्य पात्र, जो 4-5 साल का गरीब लड़का है। ठीक है, 4-5 साल का, 5 साल का है बिल्कुल। अगर परफेक्ट एज पूछा जाए तो 5 साल ही आप लगाएंगे। अगर 4-5 करके दे, 3-4 करके दे तो ऐसे में आप लोग 4-5 लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। दादी अमीना के साथ रहता है। हामिद की दादी का क्या नाम है? अमीना। मेले में जाते वक्त उसके पास 3 पैसे होते हैं। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। जो मुख्य पात्र है ना, उनकी जो विशेषता है, उनका जो व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है, उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अब ये हादिम जो है मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे, जिनसे वो अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक चिमटा लेता है। हादिम का चिमटा रुस्तमे हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ये भी पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अगला पॉइंट है, गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है, वो 5 साल का बालक। अमीना यानी इसकी दादी, हादिम की दादी है, एक गरीब बूढ़ी विधवा औरत जिसके पुत्र और बहू दोनों की मृत्यु हो गई है। लोगों का काम काज करके दुख और हादिम का पालन पोषण, दुख नहीं, खुद, ठीक है, खुद का और हादिम का पालन पोषण करती है। अब जो है मोहसिन, ये भी मुख्य पात्र में है। मोहसिन कौन है? हादिम के साथ का लड़का है। इसके पास कुल कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं। ठीक है ना। हादिम के पास कितने पैसे हैं? तो 3 पैसे हैं। और मोहसिन के पास कितने हैं? तो 15 पैसे हैं। यह मेले में भिश्ती खरीदता है और इनका क्रम भी पूछा गया है। ठीक है, कि कौन बच्चा क्या खरीदता है। ठीक है, ये क्रम पूछा गया है तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो मोहसिन जो है भिश्ती खरीदता है, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक पानी उड़ेलना ही चाहता है। मोहसिन के मामू थाने में कांस्टेबल हैं। मोहसिन के जो मामू जान हैं वो कांस्टेबल हैं थाने में। ठीक है। अब महमूद देखेंगे। हादिम के साथ का ये भी लड़का है जिसके पास 12 पैसे हैं। ठीक है, किसके पास कितने पैसे हैं, क्या खरीदता है, ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। इसके पास, महमूद के पास 12 पैसे हैं। यह मेले में क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला वकायद लिए चला आ रहा है। ठीक है, अब ये देकर पूछा जा सकता है कि किस पत्र के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, क्योंकि सिपाही इसको पसंद रहते हैं, सिपाही खरीदता है तो उसी तरह का ये अपना कपड़े भी पहने रहता है। अब नूरे देखेंगे, ये भी हादिम के साथ का एक लड़का है। यह मेले में वकील खरीदता है। मेले में क्या खरीदता है? नूरे वकील खरीदता है। और देखेंगे यहाँ पे कैसी विद्वता है उसके मुख पर बहस किए चले आ रहा है, क्योंकि इसको वकील पसंद है, वकील खरीदता है तो उसी तरह की इसकी जो विशेषता है वैसी ही रहेगी। आगे देखेंगे सम्मी, हादिम के साथ की लड़की है। ठीक है, सम्मी जो है हादिम के साथ की लड़की है। यह मेले में धोबिन और खजड़ी खरीदती है। ठीक है ना। अब गौड़ पात्र देखेंगे। गौड़ पात्र कौन कौन से हैं? चौधरी कयामत अली गांव का धनवान व्यक्ति है। आबिद, हादिम का बाप हैजा से मर जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हादिम का बाप जो है, इनके पिता किस बीमारी से मरते हैं? तो हैजा बीमारी से। माँ पीलिया से मर जाती है। दोनों माँ बाप का किससे मरते हैं, किस बीमारी से, दोनों का याद रखिएगा। और आबिद किसका नाम है? हादिम के बाप का। कांस्टेबल, मोहसिन का मामू, जिसके वेतन जो है 11 रुपये हैं, घर 50 रुपये भेजता है। वेतन जो है 12 रुपये, घर 50 रुपये भेजता है। 12 रुपये वेतन, इसके 12 रुपये हैं तो 50 रुपये भेजता है कैसे? 5 रुपये होगा यहाँ पे ना, मेरे ख्याल से 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, जब 12 रुपये वेतन है तो 50 रुपये कैसे भेज सकता है? 5 ही रुपये भेजेगा। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक हो मेरे से।
एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। विशेष देखेंगे क्या है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी है। मुस्लिम समाज का चित्रण है इस कहानी में। सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का भी वर्णन है। पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी वर्णन है। गरीबी और अभाव के कारण जो है बचपन की मासूमियत के ख़त्म हो जाने की कहानी भी है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, यह कहानी गरीबी में भी उच्च संस्कार को चित्रित करती है। बिल्कुल। अगला पॉइंट है, इस कहानी में बाल मन और मातृवात्सल्य सहजता का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। इसको जो है सारे खिलौने 2 पैसे में मिले थे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 पैसे बताई थी। अच्छा, ये जो है हामिद का, यहाँ पे हामिद की विशेषता जो है 2 पॉइंट यहाँ नीचे आ गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सारे खिलौने इसको 2 पैसे में मिले थे, ठीक है, लेकिन कीमत कितनी बताई थी दुकानदार ने चिमटे की, तो 6 पैसे बताई थी, ठीक है। ये उसकी जो विशेषता है, नीचे 2 पॉइंट आ गया है। प्रमुख यहाँ पे जो है उद्धरण दिए गए हैं, देख लेंगे। हराम का माल हराम हो जाता है, ये मोहसिन का कथन है। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए, ठीक है। ये किसका कथन है, हम चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं इसमें अपनी बदनामी ना हो, जिसमें अपनी जो है बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। ये जो कथन है आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मोहसिन के मामू का है, ठीक है ना, जो कांस्टेबल होता है, ये कथन उसी का है। अगला कथन देखेंगे, आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। अगला कथन है, ये भी कथन याद रखिएगा, ठीक है ना, ईदगाह कहानी से है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। ये जो है हामिद का कथन है ना। जब रास्ते में जाता है तो रास्ते में जाते वक्त क्या क्या देखता है, ये भी आप लोग कहानी में पढ़े होंगे, ठीक है, उससे भी पूछा जाता है। आगे जो है कथन है, ये भी थोड़ा आप लोग देख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा। मानो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। मानो नहीं, मनो आटा, यानी मन भर आटा पीस डालती है और ज़रा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाए, ठीक है। ये कथन भी ईदगाह कहानी से है। अगला देखेंगे पॉइंट, चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं। चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्न हैं, कोई चीज़ चोरी चली जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबर दे देता है, ठीक है। ये भी ईदगाह कहानी से है। मोहसिन के प्रतिवाद किया, यह कनी सटी बिल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर में जितने चोर हैं डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात के ये लोग चोरों से तो चोर डाकू कहते हैं, रात को ये लोग चोरों से तो चोर डाकू कहते हैं। चोरी करो और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, ठीक है। ये भी कथन जो है ईदगाह कहानी से है। अब देखेंगे 6वीं कहानी जो है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, प्रेमचंद की कहानी है। ये भी सर्वप्रथम ये जो है ये ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किस संग्रह में संकलित है, किस कहानी संग्रह में, तो सोजे वतन, ठीक है ना। इनकी पहली कहानी संग्रह उर्दू में, ठीक है। सोजे वतन जो है पहली कहानी संग्रह है जो उर्दू में लिखी गई है। अब इसमें कितनी कहानियाँ संकलित हैं, तो टोटल 5 कहानियाँ संकलित हैं। कौन कौन सी देखेंगे, इसके दुनिया हुब्बे वतन जो सांसारिक प्रेम और देश प्रेम पर आधारित है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये मेरा वतन, शेख मखमूर, शील ए मातम, ठीक है। तो ये 5 कहानी आप लोग याद रखिएगा। किसमें संकलित है, तो सोजे वतन कहानी संग्रह में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1908 और ये प्रेमचंद की
उर्दू में लिखी गई पहली कहानी संग्रह है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है, प्रेमचंद ने इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार सिटीजन राजद्रोह का आरोप लगाकर जो है जब्त कर लिया गया था। और यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। विषय देखेंगे, रूपवती दिलफरेब और उसके प्रेमी दिलफिगार की इस अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण है। 3 अनमोल रत्न इसमें बताए गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। पवित्र आंसू, सती की चिता की राख, देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून की आखिरी कतरा। अब क्या क्या जो है दिलफरेब जो है यहाँ पे लेके आता है, दिलफिगार बोलती है ना 3 ऐसी चीज़ लाओ, तो ये यही है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न यहाँ से कई बार बना हुआ है और पूछा जाएगा, फिर से दोबारा भी प्रश्न आ सकता है, तो याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे, मीनो संवाद शहर इटली का चित्रण है, ठीक है ना। मीनो संवाद इटली शहर। पात्र कौन कौन है, दिलफरेब है, सौंदर्य की देवी है, दिलफिगार जिससे वो प्रेम करता है, मनोसंवाद की मल्लिका है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। अंत में दिलफिगार द्वारा अनमोल रत्न लाने पर कहती है, आज से तू मेरा मालिक और मैं तेरी लौंडी, ठीक है। ये पॉइंट नहीं रहेगा यहाँ पे। अब दिलफिगार को देख लेते हैं। नेक्स्ट पात्र है दिलफिगार। दिलफिगार दिलफरेब का सच्चा प्रेमी है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ढूंढकर लाता है, दिलफिगार लाता है, ठीक है। गौड़ पात्र देखेंगे, इसमें गौड़ पात्र कौन कौन से हैं, तो काला चोर है, सैकड़ों आदमियों का कातिल, जिसे फांसी की सज़ा से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। अनेक अनमोल रत्न के रूप में इसी का आंसू दिलफिगार लाता है। बुजुर्ग है, हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी, दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है, ठीक है ना। दिलफिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजने वाला कौन होता है, तो बुजुर्ग होता है। और बुजुर्ग का कथन भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है ना। सिपाही है, देखेंगे गौड़ पात्र में है ये, ठीक है। काला चोर, बुजुर्ग, सिपाही। हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिलफिगार दुनिया के सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है, ठीक है ना, इसी सिपाही का। युवती है, फिर युवती का मृत पति भी है। अब आते हैं 7वां कहानी, कानों में कंगना। इनके कहानीकार है, इस कहानी के कहानीकार हैं राजा राधिका रमण सिंह, ठीक है। यह जो कहानी है वो इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1913 ईस्वी में। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है, ठीक है, यानी आत्मकथानक कहानी है ये, आत्मपरक कहानी भी कह सकते हैं। विशेषता क्या है इसकी देखेंगे। विषय, केंद्रीय पात्र एक कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह और किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाना, और अंत में किरण के पत्र त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है, ठीक है ना। इस कहानी की जो विशेषता है यहाँ पे, उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य लेखक का, तो वो ये है कि प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पात्र कौन, इसमें मुख्य पात्र जो है किरण है, जो कहानी की नायिका है, जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है, ठीक है ना। किरण जो है नायिका है, इसमें मेन पात्र है, और इसका पति नरेंद्र है। यह जो है किरण जो है आदर्शवादी नारी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना।
कानों में कंगना जो कहानी है इसकी जो मुख्य जो पात्र है किरण, इस पात्र की यहाँ पे दिया गया है ना, इस पात्र की जो है सुंदरता की तुलना लेखक ने किससे किया है? तो प्रकृति से किया है। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, है ना। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कथन। ठीक है, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। ये किसका कथन है? तो किरण का है। ठीक है, अब इसका पति है नरेंद्र। देखेंगे किरण का पति है जो उसके पिता का ही शिष्य है, यानी किरण के पिता का ही योगेश्वर का शिष्य रहता है। ये किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में वह एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गंवा देता है। योगेश्वर नरेंद्र का गुरु है और किरण का पिता भी है। गौड़ पात्र इसमें जूही है, नरेंद्र के घर की नौकरानी है। किन्नरी जो खलनायिका है, मोहन नरेंद्र की पहचान वाला है। ठीक है, गौड़ पात्र में आएंगे। विशेषता क्या है यहाँ पे देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य। अत्यंत अलंकारिक एवं क्लिष्ट भाषा इसमें है। ठीक है, कानों में कंगना जो कहानी है इसमें अत्यंत अलंकारिक भाषा और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी कठिन शब्द का, कठिन भाषा का। इसमें 2 स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन है। गलत संगति का असर भी दिखाया गया है कि गलत संगति में पढ़ के लोग कैसे वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, इसका असर इस कहानी में है, वर्णन है। प्रकृति की खूबसूरती सौंदर्य का वर्णन है। आत्मग्लानि एवं पश्चाताप का बोध भी है और बहुत अच्छी कहानी भी है ये। 8वां कहानी है यहाँ पे उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। यह कहानी सर्वप्रथम 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा कि कौन सी कहानी जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ जो इसमें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हैं, तो इसको अलग आप लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। विषय क्या है इस कहानी का? इस कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान देता है। पात्र कौन है? मुख्य पात्र लहना सिंह है जो नंबर 77 सिख राइफल में एक जमादार है। बचपन में अपने मामा के यहाँ एक लड़की से प्रेम हो जाता है। मामा के यहाँ जो आया रहता है ना, वहीं पे बचपन में एक लड़की से प्रेम होता है जो बाद में सूबेदारनी बनती है। कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, कुशल सिपाही है। अपने दिए वचन को निभाने वाले अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देता है, यानी अपने वचन को निभाने के लिए जो वचन दिया रहता है उसको निभाने के लिए अपनी जान भी गंवा देता है ये लहना सिंह, है ना। सूबेदारनी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है, बोधा सिंह की माँ। बचपन में अपने मामा के यहाँ लहना सिंह से मिलती है जो उसकी जान बचाता है। लहना सिंह ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए भिक्षा मांगती है। सूबेदार हजारा सिंह जो सूबेदार का पति है, सूबेदारनी का पति है, बोधा सिंह का पिता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, लहना सिंह को बहुत चाहता है। सरकार ने खुश होकर लायलपुर में उसको ज़मीन दे दी थी। किसको? सूबेदार हजारा सिंह को। यहाँ पे देखेंगे बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदार का पुत्र है। हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। यहाँ पे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, चलिए। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म पकौड़े पकौड़े नहीं कपड़े हैं ना, गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। कौन देता है भाई? लहना सिंह। किसको? बोधा सिंह को। आगे देखेंगे, गौड़ पात्र हैं वजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है और पलटन साहब है। ठीक है, इसमें जो है गौड़ पात्रों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे देखेंगे आप लोग,
महासिंह, श्याम सिंह, अतर सिंह, कीतर सिंह और अब्दुल्ला और पोल्लूराम तुर्की। तो पोल्लूराम को याद रखिएगा, तुर्की को याद रखिएगा, कीतर सिंह और अतर सिंह, ठीक है। इन तीन चारों को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट को। पूर्व द्वितीय शैली में फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया है इस कहानी में। प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। देश प्रेम की कहानी है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण है इस कहानी में, ठीक है। आगे देखते हैं। कहानी में आए स्थान अमृतसर, ठीक है ना। अमृतसर जो है इस कहानी में स्थान का नाम आया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मंगरे सूबेदारनी का घर, यानी अमृतसर भी आया है। मंगरे, माझे, गुरु बाजार, जगाधरी और लायलपुर लरबिन, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन रहता है? सूबेदारनी का घर है मंगरे में, माझे लहना का घर है, गुरु बाजार लहना के मामा का घर है, जगाधरी में जहाँ पलटन साहब शिकार खेलने गए थे, लायलपुर बर्लिन में जहाँ सूबेदार को सरकार ने खेत दिया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्थान आप लोग याद रखेंगे। नौवां कहानी है आकाशदीप कहानी, जयशंकर प्रसाद। यह कहानी जो है आकाशदीप कहानी संग्रह में ही संकलित है। आकाशदीप 1929 प्रकाशन वर्ष है इसका, ठीक है। इसमें देखेंगे कितनी कहानियाँ संकलित, देख लेते हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूपा की छाया, ज्योतिषमयी, रमला, विसाती, ठीक है ना। इतनी कहानियाँ देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 कहानियाँ संकलित हैं इसमें, ठीक है। आकाशदीप कहानी में याद रखेंगे आप लोग। विषय का है कहानी का, देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद्व, यानी कि पिता की हत्या के आरोप बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने का रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध का रूप की कहानी है। यानी चंपा को लगता है कि उसके पिता का हत्या जो है बुद्धगुप्त ने किया है। प्रेम भी करती है उससे और नफरत भी करती है। आगे देखेंगे पात्र कौन कौन है इसमें। मुख्य पात्र बुद्धगुप्त है जो ताम्रलिपि का क्षत्रिय है और पुताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं वह चंपा को मुक्त करता है। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहाँ वे रहते हैं, ठीक है ना। चंपा द्वीप के कौन नाम देता है? तो बुद्धगुप्त, आप लोग याद रखेंगे। बाली, जावा, सुमात्रा और वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने का इच्छुक है, लेकिन चंपा नहीं आती है, ये आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे चंपा यहाँ पे मुख्य पात्र जो है। जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी, इसके पिता जो रहते हैं वो मणिभद्र के यहाँ जो है प्रहरी रहते हैं, ठीक है। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु के कारण मानती है। मणिभद्र से घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली जाती है। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है, ठीक है ना। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है। गौड़ पात्र हैं इसमें मणिभद्र, जया। मणिभद्र जो है बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक है, और जया जो है चंपा की सेविका है जो चंपा द्वीप के मूल निवासी है। चंपा द्वीप के मूल निवासी को में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो जया है ना कि चंपा, ठीक है ना। इसमें देखेंगे संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। जब ये वहाँ पे चंपा द्वीप पे जब जाते हैं तो वहाँ पे 5 साल का अंतराल दिखाया गया है, ठीक है। चरित्र प्रधान कहानी है, सामुदायिक जीवन की कहानी है, प्रच्छन्न प्रेम को दिखाया गया है। यहाँ पे उद्धरण है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण यहाँ पे कुछ कथन हैं, उनको मैंने लिया है। अब आते हैं हम 10वें कहानी, अपना अपना भाग्य कहानी, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ये जैनेन्द्र की
जैनेन्द्र का कथन है, ठीक है ना। ये कहते हैं कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। प्रथम प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में हुआ था। कहानी संग्रह वातायन में संकलित है, ठीक है ना। अपना अपना भाग्य जो कहानी है वो वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। वातायन का प्रकाशन वर्ष है 1931। इसमें कौन कौन सी कहानियाँ संकलित है देख लेते हैं। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, कंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी, ठीक है ना। टोटल जो है 14 कहानियाँ इसमें संकलित हैं वातायन में। विषय क्या है कहानी का देख लेते हैं। मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती हुई कहानी है एवं उसकी शुद्धता पर व्यंग करती हुई कहानी है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक एवं सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है और गुलाम भारत की 20वीं सदी में नैनीताल शहर का परिवेश है, ठीक है। किस शहर का भाई? नैनीताल शहर का। देखेंगे पहला पॉइंट यहाँ पे संवाद शैली का प्रयोग किया गया है इस कहानी में। पहाड़ों के सौंदर्यबोध को उद्घाटित करती कहानी है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है, ठीक है। भारतीय स्त्री पुरुष की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुष से की गई है। इस कहानी में जो है भारतीय स्त्री पुरुष की तुलना जो है अंग्रेज स्त्री पुरुष से की गई है, ठीक है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग करती हुई कहानी है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है और इस कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले कथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। उल्लेखित स्थान देखेंगे कौन कौन सा है। नैनीताल है जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है, ठीक है। नैनीताल की जो यहाँ पे घटना वर्णित है, नैनीताल शहर का। और होटल डी पब, होटल का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसके मित्र रहते हैं। मुख्य पात्र कौन है? पहाड़ी लड़का जो 10 वर्ष का है, लेखक कथावाचक खुद हैं और लेखक का मित्र है। गौड़ पात्र 2 वकील हैं और लड़के का साथी जो उसके साथ वहाँ से भागा रहता है गांव से। 11वीं कहानी देखेंगे मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। फणीश्वर नाथ रेणु कहानीकार हैं। यह कहानी जो है तीसरी कसम कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है, ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है यानी ठुमरी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1959। इसमें कौन कौन सी कहानियाँ संकलित है देखेंगे। रसप्रिया, तथीर्थ, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुण, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, लाल पानी की बेगम, 3 बिंदिया, ठीक है। टोटल जो है 9 कहानियाँ संकलित हैं इसमें, ठीक है, 9 कहानियाँ किसमें? ठुमरी कहानी संग्रह में। देख लेते हैं विषय कहानी का। आंचलिक कहानी है, ग्राम गीतों का प्रयोग है, प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू भी है। मूल कथा में नायक हीरामन द्वारा खाई गई 3 कसमों की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की कहानी है। अब इसमें 3 कसम कौन कौन सा खाता है हीरामन देखेंगे। पहली कसम चोरी का सामान नहीं रखेगा, दूसरी कसम बांस की लदनी नहीं करेगा और तीसरी कसम नाटक वाली कंपनी किसी भी नाटक में काम करने वाली लड़की को वो नहीं बिठाएगा अपनी गाड़ी में, ठीक है। ये 3 कसम लेता है। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफ़र के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है ये। पात्र कौन है? मुख्य पात्र है हीरामन और हीराबाई। देख लेते हैं इनकी विशेषता। खादी देहाती पात्र 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है, 3 काम न करने की कसम खाता है। हीराबाई कंपनी की औरत है, मेलों में नौटंकी में अभिनय एवं नृत्य का काम करती है और हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। गौड़ पात्र में देखेंगे, गौड़ पात्र इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरी कसम कहानी के। लाल मोहर है, धुन्नी राम है, पलट दास हैं, तीनों ही गाड़ीवान हैं, ठीक है। लाल मोहर और धुन्नी राम और पलट दास तीनों गाड़ीवान हैं। लहसनवा है जो लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। नेपाली दरबान और मुनीम दरोगा काले कोट वाला, इन तीनों को याद रखिएगा, धुन्नी राम, पलट दास और लाल मोहर और लहसनवा को, 4 को,
ठीक है। इस कहानी में जो बहुत सारे स्थान आए हैं देखेंगे, विराटनगर, फारबिसगंज, खरैया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव, कानपुर। ठीक है, मेन आप ध्यान रखिएगा, सिंधिया गांव कानपुर। कानपुर जो यहाँ पे हीराबाई का घर है। ठीक है। तेगछियाँ, महावीर स्वामी। तेगछियाँ कहाँ पे है? महावीर स्वामी। छत्तापुर। ठीक है। 25 मदनपुर, बिशनपुर। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऊपर का ये आप ये इतना याद रखिएगा। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। कहानी में एक जगह जगन्नाथ धाम का उल्लेख है। ठीक है। इस कहानी में तीसरी कसम फिल्म भी बनी है, जिससे संवाद लेखन का कार्य स्वयं फणीश्वरनाथ रेणु ने किया है। कहानी की मूल संवेदना प्रेम है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। तत्कालीन समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का वास्तविक चित्रण है। 12वीं कहानी देखेंगे, लाल पान की बेगम। फणीश्वरनाथ रेणु का ये भी कहानी है। ठीक है, ये भी कहानी जो ठुमरी में ही संकलित है। ठीक है, और इसका प्रकाशन देखेंगे, प्रथम प्रकाशन कहानी पत्रिका में हुआ था। ठीक है ना, कहानी पत्रिका में जनवरी में 1957 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें जो है हमने कौन कौन सी कहानी संकलित है पहले ही हमने देख लिया है। तीसरी कसम जब मैं अभी कहानी पढ़ा रही थी तो उसमें हमने देखा कि कौन कौन सी कहानी संकलित है। तो इसी ठुमरी में ही इसमें लाल पान की बेगम भी संकलित है इसमें। ठीक है ना, देखेंगे यहाँ पे आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री की आत्माभिमान की आकांक्षा भी अभिव्यक्त की गई है। इसमें बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की माँ के रूप में एक अलग व सशक्त नारी को पेश करती है। आंचलिक कथा है, यानी अंचल की कथाएं दी गई हैं। गांव के लोगों के आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद का जीवंत कहानी है ये। ठीक है, यहाँ बनेगी नहीं रहेगा। अब उल्लेखित टोले कौन कौन से हैं लाल पान की बेगम कहानी में देखेंगे, कुर्मी टोला, बउआन टोला, कोयरी टोला और मलदहिया टोला। ठीक है, उल्लेखित स्थान सिमरा का सरकारी स्कूल, गुलाब बाग मेला और मोहनपुर होटल बंगला। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है उल्लेखित टोला के नाम और स्थान का नाम। पात्र कौन कौन देखेंगे इसमें, बिरजू की माँ है, मुख्य पात्र है, लाल पान की बेगम जिसे कहते हैं, बलरामपुर नाच देखने को इच्छुक है, महावीर जी की रोड पर मनौती मानती है, स्वाभिमानी स्त्री है, जंगी की पतोहू राधे की बेटी सुनरी लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है नाच देखने के लिए। अब किसको किसको बिठाती है देखेंगे यहाँ पे, जंगी की पतोहू को और राधे की बेटी सुनरी को और लरेना की बीवी को, इन तीनों को बिठाती है। ये भी पूछा जा सकता है कि बिरजू की माँ अपनी गाड़ी में नाच देखने जब जा रही थी तो किसको किसको बिठाया। ठीक है, अब बिरजू के बप्पा सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा ज़मीन हासिल किए हैं। बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करता है और मलदहिया टोली में मियाँ जान से गाड़ी ले आता है। कहाँ से लाता है भाई, तो मलदहिया टोली से जो है ये बैलगाड़ी लाता है। बिरजू बिरजमोहन। ठीक है, इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है। कौन, तो बिरजू। 7 वर्ष का बच्चा है ये। चंपिया बिरजू की बहन है, बाइस्कोप का गाना सीखने में रुचि है और बाजे व मुरलिया गीत गाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बाजे मुरलिया ये गीत कौन गाता है, तो चंपिया गाती है। और इस क्या सीखने में इसको जो है दिलचस्पी है, तो बाइस्कोप का गाना सीखने में। ठीक है, गौड़ पात्र यहाँ पे देखेंगे तो कौन कौन है, जंगी की पतोहू है जो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, बिरजू के माँ से नहीं डरती और कुर्मा टोली के पास की है। ठीक है, मखनी फुआ है जो तंबाकू की शौकीन है, बिरजू के घर की रखवाली यही करती है। बिरजू की घर की रखवाली के लिए रुकती है उसके घर पे जब ये नाच देखने जाती है बिरजू की माँ। ठीक है, और बाबू साहब हैं जो जमींदार हैं। ये सब गौड़ पात्र हैं। अब आते हैं कहानी 13वें कहानी पे, गैगरीन जिसको रोज़ कहानी के नाम से भी जानते हैं। कहानीकार हैं अज्ञे। बिंदु को डलहौजी जेल, ठीक है, बिंदु को डलहौजी जेल में जो है मई 1931 में ये कहानी लिखी गई थी और किस कहानी संग्रह में संकलित है, विपथगा कहानी का प्रकाशन वर्ष 1937। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं देखेंगे, विपथगा, पगोड़ा बीच, हरसिंगर, हरिति, रोज़, अकलंक,
दुख और तितलियाँ, मिलन, एकाकी तारा, अमर बलरी, कड़ियाँ और शत्रु। यहाँ पे नोट करके लिखा है, ध्यान देंगे आप लोग। पहले संस्करण में जो है ये कहानी 1937 ईस्वी में रोज नाम से, फिर 5वें संस्करण में जो है गैगरी नाम से प्रकाशित हुई 1990 ईस्वी में। पात्र है मालती, जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी है। मध्यवर्गीय स्त्री है, विवाह पूर्व स्वच्छंद चंचल लड़की जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर हो जाती है। और महेश्वर की पत्नी है, टीटी की माँ है, यानी कि इसके पति का नाम महेश्वर है और बेटे का नाम टीटी। लेखक हैं मुख्य पात्र, यहाँ पे जो है लेखक स्वयं पात्र हैं इसमें जो अज्ञेय हैं, ठीक है। अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। कितने वर्ष बाद? तो 4 वर्ष बाद। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तन को देखकर ये चिंतित हैं। महेश्वर मालती के पति हैं। पहाड़ी गांव में एक सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं। टीटी के पिता हैं। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है। टीटी मालती और महेश्वर का पुत्र है। अब आते हैं 14वें कहानी पे, कोसी का घटवार, जो शेखर जोशी की कहानी है। ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? कोसी के घटवार कहानी संग्रह में ही संकलित है। कोसी के घटवार कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1958, ठीक है। इसमें देखेंगे टोटल जो है 10 कहानियाँ संकलित हैं। दज्जू, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे खुली खिड़कियाँ, किंग रोमी, जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, शुभो दादी, बदबू। विषय क्या है इस कहानी का? देखेंगे सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा की कालातीत प्रेम के अद्भुत कहानी है। पहाड़ का परिवेश है इस कहानी में। फ्लैशबैक पूर्व पद्धति पे तकनीकी का प्रयोग किया गया है इस कहानी में, ठीक है। फ्लैशबैक पद्धति पे लिखा गया है। सूखे की स्थिति का जिक्र, इसको काट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख है और मेहल द दाड़िम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख है। कौन से पेड़ों का? तो ये ध्यान रखिएगा, मेहल द दाड़िम। उल्लेखित स्थान यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं, तो हल्द्वानी और गंगनाथ। पात्र कौन है? तो गुसाई है जो पूर्व सैनिक है। कोसी के किनारे घट गेहूँ पीसने की व्यवस्था है। हवलदार धर्म सिंह के फौजी और पैंट देखकर वैसा ही पैंट पहनने की इच्छा से जो है फौज में भर्ती होता है। किशन सिंह जो एक सिपाही है, जो लक्ष्मण का विवाह से होने का पता चलता है, ठीक है। किशन सिंह से जो है लक्ष्मण का विवाह हुआ रहता है, उसको पता चलता है। लक्ष्मण गुसाई की प्रेमिका है। वर्तमान में विधवा, एक पुत्र की माँ भी है, मायके में रहती है, स्वाभिमानी स्त्री है। 15वीं कहानी अमृतसर आ गया। भीष्म साहनी जो है इसके कहानीकार हैं। कहानी संग्रह पटरिया में जो है संकलित है। पटरिया कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1973, ठीक है। इसमें जो है टोटल 14 कहानी संकलित है, ठीक है। सबसे पहली कहानी जो पटरिया ही है, उसके बाद अमृतसर आ गया, फिर ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका पर जख्म, ठीक है ना। ये आप लोग देख लेंगे। देखेंगे ये जो है मैं शैली में लिखित कहानी है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती रेल के डिब्बे के भीतर की घटनाओं में व्यक्त करती गई कहानी है। सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु इसमें भाईचारे एवं मानवीय रिश्तों में एक टूटन दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशबूनुमा माहौल है, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो जाता है, भयानक हो जाता है और शायद सबको दंगों की आहट थी। उल्लेखित स्थान इसमें देखेंगे कौन कौन से, पेशावर, मुंबई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवंशपुरा, जिनके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया, ठीक है। अमृतसर आ गया कहानी, है ना। देखेंगे मुख्य पात्र जो इसमें कथावाचक जो स्वयं लेखक ही हैं और दुबला बाबू मुख्य पात्र इसमें, ठीक है। देखेंगे लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण जिसमें विभाजन की त्रासदी का दरमियान भय और आतंक का माहौल है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों संप्रदाय के बीच आत्मविश्वास का माहौल है। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद होने का जोश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ सजीव, मार्मिक एवं संवेदनशील चित्रण है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है ना। दुबला बाबू देखेंगे
कथावाचक का सहयात्री जो लेखक को संभवतः पेशावर का जान पड़ता है। ट्रेन में मौजूद पठानों द्वारा इसका बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है, दुबला बाबू का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, एक हिंदू महिला पर पठानों द्वारा लात जमाए जाने पर उसके परिवार को ट्रेन से उतारने पर विवश करने का दंश उसके मन में दंश जो है उसके मन में बैठ जाता है। किसके? दुबला बाबू के। ठीक है, अपना इलाका शुरू होते ही दुबला बाबू अपने काबू से बाहर आ जाते हैं और पठानों पर चिल्लाने लगता है। उसके बाद देखेंगे इनके बारे में है, बदले की भावना में एक अधेड़ उम्र के मुसलमान को मार देता है। डब्बे में 3 पठान बैठे हुए हैं। पश्तो में दुबला बाबू से बात करते समय उसका मजाक उड़ाते हैं। अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला था। गौड़ पात्र हैं यहाँ पे देखेंगे, सरदार, बुढ़िया और भिस्ती। अब आते हैं 16 कहानी पे। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। पृष्ठभूमि क्या है? ये कहानी संग्रह पहला पाठ जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957। इसमें कुल जो है 15 कहानियाँ संग्रहित हैं। ठीक है, यह साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है, यानी भीष्म साहनी का दूसरा कहानी संग्रह है। पहला पाठ कहानी संग्रह भाग्य रेखा है। ठीक है सॉरी, पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा है। आगे देखेंगे कहानी का विषय, मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया। कहानी का नायक शामनाथ है, जिसके चीफ उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बाधा समझता है और उसे छिपाना चाहता है, परंतु माँ से ही काम बनता देख उसकी खुशामद करने लगता है। बताओ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण माना जाता है। अगला चरण है। ठीक है, उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु वहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं, बल्कि अप्रस्तुत योग्य होने की है। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, तो वह अचानक खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटे या बहू के हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। यही इस कहानी का सारांश है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मुख्य पात्र कौन कौन है। शामनाथ है और बूढ़ी माँ है। ठीक है, इसकी विशेषता आप लोग देख लेंगे, थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी। और चीफ है, मुख्य पात्र में कौन कौन है? शामनाथ, बूढ़ी माँ और चीफ है। गौड़ पात्र यहाँ पे देख लेंगे, शामनाथ की धर्मपत्नी, इसमें भी दिखावटीपन का बोध है, पति की तरक्की के लिए खुशामद में शामिल रहती है। चीफ की पत्नी अन्य देसी स्त्रियों की जो है जी हुजूरी करती रहती है। सिक्का बदल गया कहानी देखेंगे, कृष्णा सोबती की कहानी है ये। इसका प्रकाशन वर्ष जो है सर्वप्रथम जुलाई 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित यह कहानी हुई थी। किस कहानी संग्रह में? तो बादलों के घेरे कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी 1980 ईस्वी में। ठीक है ना, इस कहानी संग्रह में कुल 24 कहानियाँ संग्रहित हैं। 24 कहानियाँ यहाँ पे पूरी दी गई हैं, आप लोग एक बार देख लेंगे। इस कहानी का विषय क्या है? यह एक देसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है। जहाँ साहनी शादी के बाद आई थी, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वह शेरा भी नहीं, जिसे वो छोटी उम्र में बच्चों की तरह वो उसको पाली रहती है। ठीक है, शाहनी चनाब नदी नहाकर अब जो है घर जाती है। चनाब नदी का नाम याद रखेंगे आप लोग। वहाँ उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं, सभी चाहते हैं कि शाहनी यह जगह छोड़ दे। मुख्य पात्र जो है यहाँ पे शाहनी है और शेरा है। ठीक है, जमींदार शाहजी की पत्नी है शाहनी। विभाजन के कारण जिन्हें विस्थापित होना पड़ता है, यानी अलग होना पड़ता है, सारी धन दौलत छोड़कर वह कैंप लौटी है। और शेरा जो है हसैना का पति और शाहनी का कामगार है। अपनी माँ के मरने के बाद शाहनी के यहाँ पला था। सांप्रदायिक भावना से भयंकर शाहनी को मारने की सोचता है और मार नहीं पाता। गौड़ पात्र यहाँ पे हसैना है, शाहजी हैं, फिरोज हैं, जैना है, नवाब बीबी है,
बेंगू पलटवारी है, जौलदार है, और दाऊद खां इंस्पेक्टर है, इस्माइल है, और रसूली है। इस कहानी की विशेषता देखेंगे क्या है। भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। अविभाजित कश्मीर के चुनाव तट स्थित जबलपुर की कथा है, इसमें जबलपुर की कथा है, ठीक है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। विभाजन से उत्पन्न पीड़ा का चित्रण है। विभाजन में आए मानसिक बदलाव का चित्रण है। विधवा नारी की पराधीनता और मनोवैज्ञानिक अंकन है, और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया है। 18वां कहानी देखेंगे, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। हरिशंकर परसाई किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1970, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सी कहानियाँ जो है यहाँ पे संकलित हैं। टोटल यहाँ बहुत सारी 23 कहानियाँ संकलित हैं, 23 कहानियाँ, ठीक है ना। 23 याद रखिएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में 23 कहानियाँ संकलित हैं, और इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जो है ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में संकलित है। पात्र हैं इसके माता दीन कोतवाल, ठीक है। माता दीन जो है यहाँ पे देखेंगे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दीन जो MD साहब हैं, पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में आए हैं और चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए आए हैं। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग किया है, ठीक है, माता दीन के तरफ से, ठीक है। कोतवाल जो चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। गौड़ पात्र है यहाँ पे अब्दुल गफूर, बलभद्र और राम सजीवन, ठीक है। प्रतिपाद्य देखेंगे यहाँ पे इस कहानी के क्या क्या हैं। भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग किया गया है, और पुलिस द्वारा विज्ञान और वैज्ञानिक के नकारने पर व्यंग किया गया है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस की व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। फास्ट इसलिए चल रही हूँ कि 21 कहानियाँ हैं, बहुत क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। इस कहानी की विशेषता क्या है देखेंगे। हम क्या करें, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, ठीक है। हम क्या करें ऊपर से हो रहा है। यह कथन, इस कथन द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था के ऊपर प्रभावशाली व्यंग किया गया है, ठीक है। खैर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये उद्धरण है, एक कथन दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। 19वां कहानी है पिता कहानी। ज्ञान रंजन कहानीकार हैं। यह जो है पिता कहानी जो है फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। इसमें टोटल 12 कहानियाँ संकलित हैं, ठीक है। विषय क्या है इस कहानी का? नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखक की दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है और 2 पीढ़ियों में अंतर को सही रूप में पकड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक मध्यवर्गीय परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण है। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं और गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। गर्मियों का दिन दिखाया गया है। उल्लिखित स्थान इसमें पिता कहानी में धूमनगंज और खुल्लाबाद। मुख्य पात्र है सुधीर, ठीक है, जो पुत्र है पिता का, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि व्यक्ति है और घनश्याम नगर का निवासी है। इसी के मार्फत कथा कही गई है। पिता जो है जिद्दी किस्म के हैं और जीवन की सुविधाओं को से चिढ़ने वाले हैं। लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कितने वर्षों से? 35 वर्षों से। कलकत्ता के हाल एडिसन से जो है सीले कोट पहनते हैं पिताजी। गौड़ पात्र इसमें कौन कौन है? देवा है, कप्तान भाई हैं और दादा भाई हैं, ठीक है। अब कप्तान जो है देखेंगे सुधीर का भाई है जो वायुसेना में कार्यरत है और बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा यही वहन करता है, ठीक है। देवा जो है सुधीर की पत्नी है। 20वीं कहानी है राजा निर्वंशिया, जिसके कहानीकार हैं कमलेश्वर। यह किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह में ही संकलित है। प्रकाशन वर्ष 1957। यह जो है कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है। इसमें 5 कहानियाँ संकलित हैं। देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना और मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़। देखेंगे राजा निर्वंशिया पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती एक नई कहानी है।
चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। मुख्य पात्र है जगपति, कथावाचक का स्कूल का दोस्त है जगपति, ठीक है। वकील के यहाँ मुहर्रिम है और चंदा का पति है। दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में डकैत से लड़ते हुए घायल हो जाता है। और ये जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मरते वक्त जो है 2 पर्चे छोड़ता है, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। चंदा जगपति की पत्नी है, हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने के लिए तैयार है। बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने का आरोप जो इसके ऊपर लगता है, ठीक है, मायके में जब रहती है। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना, जगपति तथा चंदा मैनपुरी के निवासी हैं तथा संतानहीन हैं। नेक्स्ट पात्र है इसमें बच्चन सिंह, अस्पताल में कंपाउंडर है, मैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला हुआ है। लड़की के धंधे में जगपति का साझेदारी है, ठीक है। राजा निर्वंशिया एक राज्य का संतानहीन राजा है, कुशल राजा है, कुशल शासक है बच्चन सिंह, ठीक है। अगली पात्र इसमें जो है रानी है, जो मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित है। अंत में 2 पुत्रों को जन्म देती है। कौन? रानी। इसमें 2 कथाएं चलती है ना, एक पौराणिक और देखेंगे। अगला पॉइंट है कुल देवता के मंदिर से अस्तित्व की परीक्षा है। गौड़ पात्र इसमें माँ, कथावाचक, जमुना सुनार और चाची। लोक कथात्मक शैली पर आधारित ये कहानी है। प्राचीन एवं आधुनिक 2 कथाएं जो है समानांतर चलती हैं, ठीक है ना। राजा निर्वंशिया की कथा और जगपति तथा चंदा की कथा इसमें, ठीक है। ये आप उद्धरण दिए गए हैं, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज की लास्ट कहानी है परिंदे। निर्मल वर्मा कहानीकार हैं। इसके प्रथम प्रकाशन जो है हंस पत्रिका में हुआ था इस कहानी का, और कहानी संग्रह परिंदे कहानी संग्रह में संकलित है, ठीक है। प्रकाशन इसका हंस पत्रिका में जब हुआ था, प्रकाशन वर्ष इसका 1957, और परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। 5-6 कहानियाँ इसमें संकलित है परिंदे कहानी में, ठीक है ना। डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह अंधेरे में, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, और परिंदे लास्ट। कहानी का विषय क्या है? सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय स्थिति का पड़ताल करती हुई कहानी है। इस कहानी का केंद्रीय तथ्य मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाली इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए। इसी इंतजार की समरूपता को आधार मानकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है, ठीक है। प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उसके मुक्त होने की अकुलाहट। बहुत सारे पात्र भी हैं इस कहानी में। मुख्य पात्र लेकिन लतिका है और मिस्टर हर्बर्ट हैं, ठीक है। लतिका के बारे में यहाँ देखेंगे। एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। प्रेमी गिरीश की मृत्यु के बाद उसके स्मृतियों के प्रति मोह है। विल नागा क्लब में गिरीश से परिचय होता है इसका। और मैन ईटर ऑफ कुमायूं गिरीश द्वारा चिढ़ाने के लिए दिया गया नाम रहता है, ठीक है। देवदार पर बालों की क्लिप से गिरीश का नाम लिखती है। मिस्टर हर्बर्ट का देखेंगे, ये जो है संगीत के शिक्षक हैं और लतिका को प्रेम पत्र लिखता है। पियानो पर शोपा यानी नोरकट तथा चाइकोस्की के कंपोजिशन बनाता है और प्राणघातक बीमारी से ग्रस्त है। कौन? मिस्टर ह्यूबर्ट। डॉक्टर मुखर्जी देखेंगे, स्कूल में अध्यापक तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। मूलतः बर्मा से जापानी आक्रमण के समय पलायन करता है ये, ठीक है। रास्ते में पत्नी की मृत्यु हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन के विषय में अधिक मुखर नहीं है, यानी अधिक बोलता नहीं है। और फिलोसोफाइज करके बात कहने की आदी है। गौड़ पात्र यहाँ पे मेजर गिरीश नेगी हैं जो कुमायूं में रेजिमेंट रहता है। और करीमुद्दीन है जो हॉस्टल में नौकर आलसी व्यक्ति है। मिस वुड है जो स्कूल के प्रिंसिपल है, अल्मेड कहकर पुकारा जाता है। फादर अल्मेड जो है चैपल के पादरी हैं। जूली यहाँ पे देखेंगे, जूली है गौड़ पात्र है ये भी। उसके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है, ठीक है। और सुधा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जूली और सुधा दोनों। और करीमुद्दीन ये कई बार पूछा गया है, इस कहानी का पात्र है।
यहाँ पे मुख उद्धरण दिए गए हैं। मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जाऊँगा और तब एक क्षण के लिए उसकी आंखों में गीली सी नमी छा जाती है। डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। ठीक है, ये कथन आप लोग ज़्यादा नहीं, कथन को मैंने लिया ही नहीं था। ठीक है ना। तो ये रही 21 कहानियाँ, एक बार आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी रही। ठीक है ना। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।